हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद पीके में। दोस्तों, आज हम पिछले कार्यक्रम को जारी करते हुए ज्ञान सेतु के सुबोध कार्य पुस्तिका के विज्ञान भाग पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें विज्ञान खंड पर चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तब इसे अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो कक्षा 6 के आकलन कार्यपत्रक 2 एवं आपका पेज नंबर 13 है। तो चलिए हम देखते हैं। आप पुस्तक को वीडियो देखते समय निकाल के रखें और जैसे जैसे बताएं आप उसे भरते जाएं, तो ये आपके समय का बचत करेगा और आप इसे सही से और जल्दी भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो सवाल नंबर 1 दिया गया है वह है उचित विकल्प के सामने सही निशान लगाइए। देखिए, आपको जो प्रश्न दिए गए हैं वो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से जो विकल्प सही हो आपको उस विकल्प के सामने सही का निशान लगाना है। तो दिया है सवाल, निम्नलिखित में से अघूलनीय है। अघूलनीय है जो कि घुलते नहीं है, उसे हम कहते हैं अघूलनीय। आपने नमक को भी पानी में घोला है, क्या नमक नहीं घुलते हैं? हाँ, घुल जाते हैं। चीनी भी घुल जाते हैं। नींबू का रस घुलते हैं क्या? हाँ, नींबू के रस भी घुल जाते हैं। लेकिन क्या आपने रेत को पानी में घोलते हुए देखा है? नहीं, रेत पानी में नहीं घुलते हैं। तो सही आंसर हो गया रेत ये पानी में नहीं घुलते। दूसरा है, निम्नलिखित में से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया नहीं है। कि यहाँ पे जो आपको 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कौन सा विकल्प है जो कि वस्त्र निर्माण में नहीं आता? कताई तो है, क्योंकि रेशे से धागा बनाना कताई होता है। बुनाई भी है, 2 धागे को व्यवस्थित क्रम में जोड़कर कपड़ा बनाना बुनाई कहलाता है, आप लोगों को बता चुके हैं। बंधाई भी है, बंधाई होता है जिसमें एक धागे से ही बनाया जाता है। जैसे आपने स्वेटर देखे होंगे, मोजे देखे होंगे, वो एक ही धागे से बनाए जाते हैं। अगर ये आपके कहीं से एक धागे खुल गए तो पूरे खुल जाते हैं। निष्पावन क्या होता है? हवा के माध्यम से अनाजों से भूसी को अलग करना निष्पावन कहलाता है। तो क्या वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में है? तो बोलिएगा सर ये वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में नहीं है। और हमसे पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो कोई किस पे सही निशान लगाएंगे? तो द पे लगाएंगे। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से लकड़ी से निर्मित नहीं है। तो यहाँ पे जो ये सब दिए उनसे कौन से हैं कि लकड़ी से निर्मित नहीं है? कुर्सी लकड़ी के बने होते हैं क्या? बोलेंगे हाँ सर बने होते हैं, मैंने स्कूलों में बहुत से देखे हैं। मेज, हाँ मेज भी बने होते हैं। हमारे घर में जो टेबल हैं वो लकड़ी के ही बने। समाचार पत्र नहीं। बैलगाड़ी का भैया, बैलगाड़ी का भी पहिया बना होता है। समाचार पत्र लकड़ी के बने होते हैं? नहीं, ये कागज़ के बने होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर समाचार पत्र। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर सवाल है कि चावल से कांच के टुकड़े को अलग करने के लिए आप किस विधि को चुनेंगे? देख, चावल से कांच के टुकड़े हम कैसे अलग कर सकते हैं? तो कैसे अलग करेंगे? हाथ से चुन के अलग करना पड़ेगा, और कोई उपाय हमारे पास नहीं होते हैं। तो इसमें से कौन सा विधि आएगा? हस्त चयन, ऑप्शन नंबर द। अंत्येष्टि में दिया गया है कि समुद्री जल से नमक को पृथक करने की। देखिए, समुद्री जल से नमक को कैसे पृथक करेंगे? तो इसका एक ही उपाय कि हम जल को बाहर निकालें। जल को बाहर निकालने क्या करेंगे? देखिए, यदि हम समुद्री जल को गर्म करें तो जल क्या होंगे? भाप बन के उड़ जाएंगे, और नीचे जो बचेगा वो क्या होगा? सिर्फ नमक होगा। तो वाष्पन इसमें सहायक करते हैं। किसको? वाष्पन को। तो चलिए फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल पूछा गया था कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सवाल है, रेशों से धागे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, हमें जो भी चीज़ प्राप्त हो, चाहे वो कपास हो, पटसन हो, नारियल के रेशे हो, सब कोई रेशे के फॉर्म में होते, धागे में नहीं होते। हम उनको धागे बनाते हैं, उनको फंसा कर। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, उस प्रक्रिया को कहते हैं कताई। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग कताई। तो रेशे से धागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सके उन्हें क्या कहते हैं? पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, उन्हें कहते हैं पारदर्शी। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पारदर्शी। पारदर्शी। आप लोग मेरे साथ भरते चलें, इससे आपके समय की बचत होगी। आप एक ही बार में वीडियो भी देख लेंगे और पूरा भर भी लेंगे। चलिए फिर चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल जो हम पूछा गया है वह है
नंबर, डंडियों से अनाज को पृथक करने की प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो देखिए, आपने धान देखे होंगे या फिर आपने जो गेहूँ देखे होंगे, तो आप देखते हैं कि उनमें जो पहले अलग किया जाता तो उनमें सबसे डंडे में लगे होते हैं। तो डंडे से उन अनाज को अलग कैसे करते हैं? तो कैसे करते हैं? थ्रेसिंग मशीन आता है उनसे, या फिर बहुत कोई ने पटक के करते हैं। लेकिन आज का होता है थ्रेसिंग मशीन से, इसलिए इसका क्या होगा? इसका होगा थ्रेसिंग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें थ्रेसिंग कहते हैं। तो उन्हें हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया गया है, दूध का दही में जमना क्या कहलाता है? तो दूध का दही में जमना मेरा कहलाता है किण्वन। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मेरा किण्वन। तो किण्वन इसका होगा सही आंसर। तो चलिए इसके आगे वाला सवाल देखते हैं। इसका आगे का सवाल दिया गया है, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे कि आपको समुद्री जल वाला में बताया, क्या करते हैं? पानी को गर्म करके वाष्प में बना देते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसमें टिक किए थे? बिल्कुल सही, शायद आप लोग बोल रहे होंगे, उसको बोलते हैं हम लोग वाष्पन। पानी का वाष्प बनना वाष्पन कहलाता है। तो पानी को वाष्प बनाना क्या कहलाता है? तो वाष्पन कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। आपको बता चुके हैं कि किन्हें उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं और किन्हें अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन वह होता है जिन्हें पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन वह होता है जिन्हें हम पुनः उनके मूल रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं इसके आंसर्स क्या होंगे। तो दिए गए हैं, भोजन का पचना। देखिए, आपने एक बार भोजन खा लिया, भोजन आपके मुंह के द्वारा आपके पेट में चला गया, आपके आमाशय और छोटी आंत में जाके वो पच गया। तो क्या पचने के बाद अब फिर चाहेंगे जो मैंने जो चावल खाया था, जो रोटी खाया था, उसे फिर से उसी तरह बना सकें? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो ये क्या हो जाएंगे आपके? अनुत्क्रमणीय। लकड़ी के टुकड़े करना। देखिए, आपने लकड़ी के टुकड़े कर दिया, उसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं, अभी वो क्या है? लकड़ी ही है। तो ये आपके क्या हो गए? उत्क्रमणीय। दूध का दही में बदलना। आपने दूध को दही में बदल दिया, अब फिर आप अगर चाहें कि नहीं हमें फिर से दूध चाहिए, तो क्या आप दही को दूध बना सकते हैं? तो बोलिएगा सर नहीं बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये अनुत्क्रमणीय। माचिस की तीली का जलना। आपने माचिस लिया, माचिस की तीली को निकाला, उसके डब्बे में रगड़ दिया, तीली जल गई। अब आप पुनः चाहेंगे कि नहीं मुझे उसी वही माचिस मिल जाए, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं। बोलिएगा सर ऐसा तो कैसे संभव है, क्योंकि माचिस तो जल चुकी है। तो ये भी आपके हो जाएंगे अनुत्क्रमणीय। इधर दिए गए उन्हें देखते हैं, आइसक्रीम का पिघलना। देखिए, आपके पास एक आइसक्रीम था, वो पिघल गया, तो अगर आप उन्हें कटोरे में रख लें और फिर से अगर उन्हें फ्रिज में रख दें, तो क्या फिर से वो नहीं जमेगा? बोलिएगा हाँ सर वो जम जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे? ये उत्क्रमणीय हो जाएंगे। गुब्बारे का फूलना। देखिए, आपने गुब्बारा लिया, उनमें हवा भरी, गुब्बारा फूल गया, और फिर थोड़ी देर के बाद आपने गुब्बारे से हवा निकाल दी, तो क्या पहले जैसे गुब्बारा था वैसे नहीं रहा? बोलिएगा हाँ सर रह गया। तो गुब्बारे का फूलना भी होगा आपका उत्क्रमणीय। फिर अब फलों का पकना। मान लीजिए पका हुआ आम है और आपको कच्चा आम खाने का मन है, तो क्या आप उस पके आम को कच्चा आम बना सकते हैं क्या? बोलेगा नहीं सर नहीं बना सकते। तो ये क्या है? फिर से उत्क्रमित हो सकता है? नहीं। मोमबत्ती का पिघलना। देखिए, मोमबत्ती है, मोमबत्ती पिघल जाती है, तो एक बार मोमबत्ती पिघल जाने के बाद यदि आप चाहेंगे कि हम उन्हें फिर से मोमबत्ती बना दें, तो ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है कि यदि आप उन्हें जमा करके अच्छे से मोमबत्ती बनाएं, तो आप उन्हें मोमबत्ती बना सकते हैं। इसलिए आपका मोमबत्ती का पिघलना उत्क्रमणीय परिवर्तन में आता है। तो चलिए इस तरह से हमारे पेज नंबर 13 समाप्त होते हैं। अगले पेज पे जाने से पहले यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल पढ़ाई विद पीके को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले इसी तरह की और वीडियो बनाने का, और हम इसी तरह की और वीडियो बना सकें। चलिए, तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, फिर से चलेंगे अपने हम अगले पेज पे, जो कि होगा हमारा पेज नंबर 13 के बाद 14। तो ये हमारा पेज नंबर 14 है, पेज नंबर 14, जिसके प्रश्नों को हम यहाँ एक एक करके हल करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और आपको इन प्रश्नों को हल करना है। पहला जो प्रश्न है वो आपका दिया गया है
कि पदार्थ के गुणों को लिखने के दौरान सीमा कुछ बातें लिखना भूल गई, आप उन बातों को पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पदार्थ के दो गुण दिए गए हैं। कौन कौन से गुण हैं? दिखावट और पारदर्शिता। और उन्हें 4 गुण को लिखना छोड़ दिया, तो आपको उन चारों गुणों को लिखना है। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़े होंगे, या फिर आपको के विद्यालय में, या फिर आप जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि पदार्थ के क्या क्या गुण हैं। नहीं बताया गया कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। तो पहला तो दिखावट था, दूसरा होता है आपका चालकता। अब पूछिएगा चालकता किसे कहते हैं? तो देखिए चालकता वह होता है, आपने देखा है कभी लोहे के तार को, तांबे के तार को, उससे क्या होती है? करंट पास हो जाती है। लेकिन अगर आप लकड़ी से छुएं तो क्या उसमें करंट पास होती है? बोलेंगे सर इसमें करंट तो पास नहीं होती है। तो जिनमें करंट पास हो जाती है उस गुण को कहते हैं चालक, उस गुण को, और उसी गुण को कहते हैं चालकता। दूसरा दूसरा आपका होता है संपीड्यता। संपीड्यता बोलते हैं कोई भी पदार्थ जिसको कि दबाया जा सके, वही होता है मेरा संपीड्यता। तो आप पानी को एक गुब्बारे में भर लें, उन्हें दबाएं, दबता है? बोलेगा हाँ सर थोड़ा दबता है। हवा भी इसी तरह से थोड़ा सा दबाया जा सकता है। तो वह सब है संपीड़ित पदार्थ। लेकिन आप लोहे का एक टुकड़ा ले लीजिए और आप उन्हें दबाने की कोशिश कीजिए, क्या वो दबेंगे? बोलेगा सर नहीं, वो नहीं दबेंगे। तो आपके वो संपीड़ित पदार्थ नहीं होंगे। चलिए और दो हमें लिखने हैं, तो और दो में क्या आएंगे? तो आप देखते होंगे चीनी आपका घुल जाता है, लेकिन आपका कंकर नहीं घुलता है। तो क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ये घुलनशीलता, ये आपका हो जाएगा घुलनशीलता। तो ये आपकी हो गई घुलनशीलता, तो यह आपकी हो गई घुलनशीलता। तो चलिए अब हम अपना अगला देखते हैं, जो कि मेरा एक और दिया था जो कि वो नहीं लिख पाई थी, और उनमें हम क्या लिखेंगे? तो उनमें आप लिख सकते हैं पारदर्शिता। पारदर्शिता किसको बोलते हैं? किसी वस्तु से आर पार दिखने का जो गुण होता है वही उसका होता है पारदर्शिता। तो आप इनमें ही लिखिएगा पारदर्शिता। तो चलिए इस तरह से मेरा ये सवाल कंप्लीट हो जाता है, सवाल नंबर 1। सॉरी यहाँ पे पारदर्शिता दिया गया था इसलिए हम पारदर्शिता तो नहीं लिखेंगे, एक दूसरा लिखेंगे। और दूसरे में आप लिख सकते हैं चुंबकत्व। चुंबकत्व मतलब आपने देखा होगा कि कोई पदार्थ ऐसा होता है जो कि लोहे सबकी वस्तु को क्या करता है? खींच लेता है। अपने चुंबक देखे होंगे, चुंबक तो देखे ही होंगे। तो जिनमें चुंबकीय गुण होता है, जो चुंबक के द्वारा खींचा जा सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग चुंबकत्व। तो यह एक आपका गुण लिख सकते हैं क्या? तो यह आपका गुण लिख सकते हैं चुंबकत्व। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। जो हमारा अगला सवाल है वह है आपका सवाल नंबर 5। दिया गया है तंतुओं के कौन कौन से प्रकार हैं? 2 उदाहरण लिखिए। तंतुओं के प्रकार, देखिए तंतु 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपके प्राकृतिक होते हैं और दूसरा आपके संश्लेषित होते हैं, या फिर बोल सकते हैं उसका मानव निर्मित। तो क्या लिखेंगे? तो पहला लिखेंगे प्राकृतिक, इसे मुझे जूम करना पड़ेगा। तो पहला आपके होते हैं प्राकृतिक, और प्राकृतिक के 2 उदाहरण बोले हैं, एक क्या हो जाएंगे? एक में आप लिख सकते हैं कपास और ऊन। तो कपास और ऊन 2 चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा मानव निर्मित। मानव निर्मित जो हम लोगों ने बनाया है, जो हम लोगों ने खोजा है, मानव निर्मित। तो ये आपके हो गए मानव निर्मित। तो मानव निर्मित क्या क्या है? आप लोगों ने क्या देखा होगा? तो आप लोगों ने बहुत सी चीज़ देखेंगे। आपने लोगों ने नायलॉन देखा होगा। नायलॉन, नायलॉन एक रस्सी होता है जिसमें आप देखें बहुत पतला पतला धागे को जोड़ के वो रस्सी बनाया जाता है, वो होता है आपका नायलॉन। फिर आपने कपड़े देखे होंगे, पॉलिस्टर नाम के कपड़े सुने होंगे। तो आपके जो पॉलिस्टर हैं वो भी आपके क्या है? मानव निर्मित पॉलिस्टर। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ तक का सवाल अच्छे से बना सकते हैं। ये मैं आपको पूरा स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा जो अगला सवाल दिया गया है वह रहा आपके स्क्रीन पे। सवाल नंबर 6 बोला गया है उत्क्रमणीय परिवर्तन से आप क्या समझते हैं?
इसके कोई दो उदाहरण लिखकर स्पष्ट करें। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होते हैं? वह परिवर्तन जिनमें हम पहले वाले पदार्थ को फिर से प्राप्त कर सकते हैं या फिर मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे वह परिवर्तन, आप लोग मेरे साथ ही लिखिएगा, जिसमें मूल पदार्थ को, तो वह परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सके, वह परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सके। तो वह परिवर्तन जिन्हें मूल पदार्थ को पुनः यदि प्राप्त किया जा सकता है तो उन्हें हम कहते हैं क्या? तो उन्हें हम कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो उसे कहते हैं उत्क्रमणीय, तो उन्हें हम कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो उन्हें हम उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं या फिर उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण क्या दीजिएगा? गर्म दूध, गर्म दूध और फुला हुआ गुब्बारा। गर्म दूध और फुला हुआ गुब्बारा। तो इस तरह से आपके ये सवाल भी कंप्लीट हो जाते हैं। आप इन्हें पूरा एक बार देख लें। देखिए आपको पूरा अच्छा से नहीं, इसलिए मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। आप इसे इतना देख चुके होंगे, अब आप इतना भी देख लें। उसके बाद इसके नीचे वाले लाइन को आप यहाँ से देखें और फिर इतना। चलिए मैंने आपको पूरा दिखा दिया। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि हमारा है सवाल नंबर 7। सवाल पूछा गया था, आपके आसपास के किन्हीं दो कठोर एवं मुलायम पदार्थों के नाम लिखिए। मतलब कि आपके आसपास जो पदार्थ हैं उनमें से आपको ऐसे पदार्थ के दो नाम लिखने हैं जो कि कठोर हों, और ऐसे दो पदार्थ लिखने हैं जो कि मुलायम। तो चलिए लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे कठोर पदार्थ। तो बताइए कठोर कौन कौन से पदार्थ हैं? आपके यहाँ पे लोहा होगा, क्या है वो, कठोर है या मुलायम है? तो कठोर में आपका क्या आ जाएगा? लोहा लिख सकते हैं। और बोलिए वो क्या लिख सकते हैं? और आप लकड़ी लिख सकते हैं। अब बोले मुलायम में क्या लिख सकते हैं? तो अब मुलायम में क्या लिखिएगा? तो मुलायम में आप पानी लिख सकते हैं। पानी मुलायम होते हैं कठोर होते हैं? मुलायम होते हैं। तो मुलायम में आप सबसे पहला पानी लिखिएगा, और एक आप तेल लिख सकते हैं, घी लिख सकते हैं, सॉरी तेल होगा, तेज नहीं। तो आप तेल लिख सकते हैं, घी लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया गया है सवाल नंबर 8। सवाल है, दिए गए चित्र को पहचानिए एवं इसके बारे में वाक्य लिखिए। यहाँ पे आपको एक चित्र दिए गए हैं, आपको बताना है चित्र किसका है। तो ये चित्र किसके हैं? तो ये चित्र है चरखा का। और क्या लिखेंगे इसके बारे में? तो लिख सकते हैं चरखे से सूत की कताई की जाती है। चलिए इसे जूम कर लेते हैं। तो क्या है यह है चरखा। तो जो चित्र है उनमें है चरखा। इसे क्या जाता है? चरखे से धागे की कताई की जाती है।
तो चरखे से धागे की क्या की जाती है? तो चरखे से धागे की कताई की जाती है। आप लोग भी मेरे साथ इसे इसी तरह से लिखिएगा ताकि आपका समय बच सके। तो चरखे से धागे की कताई की जाती है, तो ये मेरा हो गया इसका आंसर। आप यहाँ पे आंसर एक बार देख लें। चलिए ठीक है। अब हमारा अगला सवाल जो है वह है सवाल नंबर 9। सवाल है, निम्नलिखित में से विलेय और अविलेय पदार्थों को वर्गीकृत कीजिए। बताना है कि इनमें से कौन से पदार्थ हैं जो विलेय हैं और कौन से पदार्थ हैं जो कि अविलेय हैं। तो देखिए, पहला है चीनी। चीनी जल में घुलता है, बोलेगा हाँ सर। नमक, हाँ सर। चॉक पाउडर, नहीं सर। रेत, नहीं सर। लकड़ी का बुरादा, नहीं सर। तेल, नहीं सर। तो चलिए लिखेंगे। तो विलेय में आ जाएगा हमारा नमक और चीनी। चीनी और नमक। और बाद बाकी जो बच गए वो आपके क्या हो जाएंगे? वो आपके अविलेय में आ जाएंगे। तो आप लिख लीजिएगा। अविलेय में आप क्या लिखिएगा? तो अविलेय में आपको लिखने हैं चॉक पाउडर को लिखिएगा आप अविलेय में एक, दूसरा रेत को, तीसरा लकड़ी का बुरादा को और चौथा तेल को आपको अविलेय में लिखने हैं। तो चलिए अब हम इसके अगले सवाल को देखते हैं जो कि हमारा इस चैप्टर का अंतिम सवाल है। लेकिन अंतिम सवाल बताने से पहले यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल पढ़ाई विद पीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत वीडियो के नीचे लाल रंग में लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन दबाकर वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके बगल में आपको एक घंटी दिख रहेगी, उन्हें दबाने के बाद आपको ऊपर में एक ऑल दिखेगा, आप उन ऑल को दबा दें ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब अपना अंतिम सवाल हल करते हैं। हमारा जो अंतिम सवाल दिया गया है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमारा अंतिम सवाल है कि निम्नलिखित के संदर्भ में अपने अनुभव से जुड़े दो उदाहरण दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, कुछ संदर्भ। हस्तचयन, तो आपको हस्तचयन के संदर्भ में आपको दो उदाहरण देने हैं। तो हस्तचयन आप किन में करते हैं? तो देखिए सबसे पहला तो चावल से कंकड़ निकालने के लिए आप करते हैं। तो चावल से कंकड़ अलग करने के लिए, क्योंकि चावल में बहुत से कंकड़ भी कभी कभी मिल जाते हैं, तो उनको हम लोग हाथ से ही बीनकर अलग करते हैं। तो कंकड़ अलग करना एक हो गया। और आप दूसरा बताइए। आप दूसरा लिख सकते हैं कि खराब फलों को अलग करना। खराब फल को तो आप हाथ से ही अलग कीजिएगा, ऐसा नहीं कि खराब फल को आप कोई मशीन से अलग कर दें। तो क्या होगा आपका? खराब फलों को अलग करना। खराब फलों को अलग करना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार फिर से मैं आप लोगों से बोलता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल पढ़ाई विद पीके को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इसे शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से इसे शेयर करें। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा या आपके लिए कितना लाभफुल रहा और इस वीडियो में हम क्या और सुधार कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एंड वंदे मातरम।